बचपन में हमने सुना ही कि पर्दा मत करो, ये पल्लू डालना ठीक नहीं है, घूंघट जो है वो एक, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि बुर्का जो है वो गलत है। ये सिर्फ बात आतंकवाद की नहीं, आतंकवाद के लिए ऊपर तो कोई बहस की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल वो तो डिसाइडेड है। जैसे हमारी सरकारें बड़ा जबरदस्त टैक्स लेती, भारत के इतिहास में इतना टैक्स कभी नहीं लिया गया। जिन ग्रंथों को आप बुरा भला कहते हैं, स्मृतियों को, वो तो कहती है कि 15% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक प्रकार का सेक्युलर जजिया है जो हिंदू दे रहा। तो कितने दिन तक सेक्युलर जजिया देंगे आप? और इसके अलावा और क्या क्या आपको लगता है कि बिंदु हैं जिन पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है? जिस व्यक्ति के ऊपर 1 या 2 से ज़्यादा क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं, उसका कोई अधिकार पार्लियामेंट में लोअर या हायर हाउस में जाने का नहीं होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में जाते हैं, लोकसभा में आते हैं, तो आपको कम से कम एमए तो होना चाहिए। आज की तारीख में एमए क्या है? तो ये तो रही बात एक। इसके अलावा जो बहुत सारे उनको फिनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो बिल्कुल बंद होने चाहिए। आज की तारीख में तो शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये भी नहीं जानते कि मनुस्मृति के अतिरिक्त कोई दूसरी स्मृति का नाम क्या था। तो वो क्या क्या क्षेत्र हैं, वो किन किन दिशाओं में क्या क्या काम होने चाहिए थे, आप उस पर थोड़ा बताएं। छोटी छोटी बातों में हमें अपनी संस्कृति के विकास की ओर ध्यान देना। जैसे एक मेरा सुझाव है, सरकार कंपलसरी कर दे कि हफ्ते में 2 दिन आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे, अपने प्रदेश के वस्त्र पहन। अगर आप आसाम से हैं, दिल्ली में काम करते हैं, आसाम के हैं, तो आप आसाम की ड्रेस पारंपरिक जो वेशभूषा है उसमें, मर्द भी और औरत भी। आपको क्या लगता है कि भारत के सामने वर्तमान में और आने वाले भविष्य में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं? प्रोफेसर गुप्त, आप एक बहुत ही महान जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उसके संवाहक हैं, है ना। अलग अलग विधाओं में महान गुरुओं से आपने नाट्य शास्त्र सीखा, म्यूजिकोलॉजी सीखा, है ना। ये सब उत्कृष्ट संगीत है, साहित्य है, ये सब सीखा आपने। और जब कोई परंपरा से सीख के आता है तो वो परंपरा उसको अधिकार देती है अपनी बात को सशक्त रूप से रखने के लिए, और वो अपनी बात को रख सकता है, उसकी बात को लोगों को सुनना चाहिए, वो अपनी बात को एंडोर्स कर सकता है क्योंकि वो परंपरा ने उसको अधिकार दिया है। क्योंकि परंपरा वो बहुत प्राचीन है, वो चलती आई है पता नहीं कितने हजारों वर्षों से। मैं आपसे बहुत टू द पॉइंट अगर सवाल पूछूं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको एडवाइस करना हो या आपको परिवर्तन लाना हो हमारे लेजिस्लेचर में की फंक्शनिंग में, हमारे जुडिशरी की फंक्शनिंग में और हमारे ब्यूरोक्रेसी की फंक्शनिंग में, तो आप हमें बस क्रमबद्ध तरीके से बताइए कि इन तीनों में क्या क्या परिवर्तन लाना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, आप पॉडकास्ट में राय मांग रहे हैं तो मैं राय दे सकता हूँ पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट के लिए राय है कि हमारे शासकों के लिए या हमारे जजेस के लिए नहीं है। वो तो खैर अपनी बुद्धि से अगर मांगेंगे तो शायद मैं वहाँ भी दे दूंगा। ये राय उन तक पहुँचेगी है, ऐसी हम आशा करते हैं। जी। देखिए, रही बात संसद की, संसद में अर्हता के कुछ कानून स्पष्ट बनने चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर 1 या 2 से ज़्यादा क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं, उसका कोई अधिकार पार्लियामेंट में लोअर या हायर हाउस में जाने का नहीं होना चाहिए। शी शुड बी डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि ये बहुत महत्व की बात है और भारत में ऐसा रहा है और उसका प्रमाण है। एक पूरा शिलालेख मिलता है, तमिलनाडु में एक जगह थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। मैंने वैसे अपनी पुस्तक में पूरा विवरण दिया है उस शिलालेख का, लेकिन इस समय भूल गया। तो वहाँ बताया कि कौन उस सभा का सदस्य हो सकता है, गवर्निंग काउंसिल का, विलेज की। अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल काम कर चुका है और प्रूव हुआ है तो वो कभी नहीं बनेगा। अगर उसके ऊपर कोई कर्ज है तो वो नहीं बनेगा। इस तरह की बहुत सी अर्हताएं उसमें दी हैं और उसकी शिक्षा इस लेवल तक अवश्य होनी चाहिए। अगर इतनी शिक्षा नहीं है तो फिर वो नहीं बन सकता। तो ऐसे ही हमारे देश में होना चाहिए कि भाई आप अगर पार्लियामेंट में जाते हैं, लोकसभा में आते हैं, तो आपको कम से कम एमए तो होना चाहिए। आज की तारीख में एमए क्या है? पार्लियामेंट में जाने के लिए तो इतना तो होना चाहिए। आप अगर इतना भी नहीं रखना चाहते तो फिर आप क्या काम कर पाएंगे? किसको आप समझ पाएंगे? किससे आप बोल पाएंगे? किसको आप सर्व कर पाएंगे? सेवा किसकी कर पाएंगे?
अगर आपकी शिक्षा इतनी भी नहीं है फॉर्मल। वो बात दूसरी है कि फिर वो डिग्री भी पूरी तरह से वेरीफाइड हो और एक अच्छी ढंग की जगह से है या नहीं है, ये सारी बातें आती हैं, लेकिन इतना तो होना चाहिए। जो लॉ मेकर्स हैं, फिर बहुत से जो उनके अधिकार हैं, वो मुझे लगता है कि वो अत्याधिक हैं, वो अनइक्वल हैं उनके अधिकार। जैसे अब एक अधिकार ये है कि उन पे मुकदमा अगर कोई चलाना हो या केस करना हो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई करिए। एक बड़ी स्पष्ट बात है, उनको डर होगा ना। आज की तारीख में हमारे जो शासक हैं, उन्हें ये डर नहीं है कि मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए तो मुझे उससे बचना चाहिए। और ये वो देश है जिसमें राम ने सीता को भेज दिया था चूँकि लोगों ने उंगली उठाई, और आज हम देख रहे हैं। तो ये तो रही बात एक। इसके अलावा जो बहुत सारे उनको फिनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो बिल्कुल बंद होने चाहिए। आप पार्लियामेंट में सर्व करने आए हैं, आप सेवा करने आए हैं। अभी तो मैंने सुना है कि अगर आप लेजिस्लेटर में थे तो वहाँ से एक पेंशन मिलेगी। हाँ जी, यही और अगर आप लोकसभा में रहेंगे तो वहाँ से दूसरी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्यों, यानी ये जो इस प्रकार का एक विशिष्ट स्थान दे दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? और फिर आप कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, जबकि वास्तव में आप नहीं। तो ये एक चीज़ है जिसको हमें करना हो। रही ब्यूरोक्रेसी की बात, तो ये सारा सिस्टम जो है हमारा टॉप ब्यूरोक्रेसी का, IAS, IFS, IPS, इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आप हर सर्विसेज के लिए अर्हताएं अलग हों। पुलिस में जाना है तो आप ये पढ़कर आइए, ये जानकर आइए, और कम से कम कुछ शारीरिक रूप से भी आपकी ये दशा होनी चाहिए, तब आप पुलिस में जा सकते हैं। अगर आपको IAS करना है तो आप सारे भारतवर्ष में आप रहेंगे तो आपको कम से कम अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कम से कम 2 भाषाएं और बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। और आप ये करके आइए, हम नहीं सिखाएंगे। अगर आप ये करके आएंगे तब आप आ सकते हैं। हम खर्चा, सरकार क्यों खर्चा करेगी? आप तब आइए। अगर आप IFS में जाते हैं तो आप एक दूसरे किस्म की पढ़ाई करके आए, और IFS की पढ़ाई के अंदर भारतीय संस्कृति की एक अच्छी अर्हता होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या थी, इतिहास क्या था, हमारी भाषाएं क्या थी। ये सब आप पहले से तैयार करके इसके अलग पर्चे, बल्कि ये तो सबके लिए होना चाहिए। हाँ, ये एक जनरल कोर्स तो एक होना चाहिए। संस्कृति का तो सबके लिए। किस राष्ट्र के हैं, उस राष्ट्र की परंपराएं क्या हैं, जाने, उसकी संस्कृति क्या है। हाँ, कितना अद्भुत हमारा सब सागर है हमारा ज्ञान दर्शन वांग्मय का, हमारे धर्म की क्या फाउंडेशंस हैं, हमारे आधारभूत ग्रंथ क्या है। ये तो इसका तो उनको कोई भान ही नहीं होता। तो ये चीजें तो उनको तैयार करके आना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। अगर आप फॉरेन सर्विस के लिए अपीयर करते हैं तो आप कम से कम एक तो विदेशी भाषा, अंग्रेजी के अतिरिक्त आप लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हो, तब आप इम्तिहान में बैठ सकते हैं। आज आप बाद में उन्हें ट्रेन करते हैं, जब वो इम्तिहान पास करके मसूरी से और वहाँ से सब ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, जब जॉब पे लग जाते हैं, तब आप उन्हें भेजते हैं कि आप फलाना फॉरेन स्कूल ज्वाइन कर लो, आप ये सीखो, आप वो सीखो। क्यों? आप पहले से उनको सीख के आना चाहिए। अगर इंडियन फॉरेन सर्विस का आदमी 1 या 2 भाषाएं अच्छी जानेगा तभी तो वो कुछ काम करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब भारत को जानना, भारत को समझना, ये प्री रिक्विजिट होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के लिए है। ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि अगर वो जानेंगे नहीं तो वो ना उनको परंपरा को जानेंगे, ना संस्कृति को जानेंगे, वो हमारे लोगों से संवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो उसी अफसरी मोड में रहेंगे जैसा कि अभी चल रहा है, जो कि कॉलोनियल मोड था, आप उसी में चल रहे हैं। तो ये उनके लिए हुआ। और जुडिशरी के लिए तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनको हमारा सारा लॉ जो रहा है इस भारत में, उस सब का ज्ञान होना चाहिए। आज की तारीख में तो शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये भी नहीं जानते कि मनुस्मृति के अतिरिक्त कोई दूसरी स्मृति का नाम क्या था। बिल्कुल, शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। वो तो जानते नहीं, और मनुस्मृति को भी खारिज कर दिया है। आप ये सोचते हैं कि इट इज एन अनटचेबल थिंग। हाँ, अब ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। सारे वेस्ट में जो एंशिएंट ग्रीक लॉ गिवर सोलोन था, अगर कोई PhD करता है हार्वर्ड से या कैम्ब्रिज से, तो वो पढ़ाया जाता है। एंशिएंट ग्रीक लॉ पढ़ाया जाता है उसको, एंशिएंट रोमन लॉ पढ़ाया जाता है, वहाँ से पूरा विकास कैसे हुआ ये पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो ये बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए आप लोगों को, पारंपरिक लोग अलग हैं और आधुनिक अलग हैं, इस तरह का भेद कर, ये मैं समझता हूँ कि ये आमूल चूल परिवर्तन है। बहुत सही कहा। और मैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछना चाहूँगा, आपने एक लंबे काल को अपने जीवन में देखा है स्वतंत्र भारत के बाद। इनफैक्ट हम लोग की बात भी हुई कि हम लोग उस पर एक सीरीज़ बनाएंगे हैं, और निश्चित रूप से आगे हम लोग चल के बनाएंगे। आपने
पंडित नेहरू को देखा, के काल को देखा, बिल्कुल आपने लाल बहादुर शास्त्री उनके काल को जी देखा, हाँ, और ये इसकी बहुत जीवंत स्मृतियां हैं आपके पास। बिल्कुल आपने संपूर्ण इंदिरा गांधी के काल को देखा, बिल्कुल। उनके काल में तो आप प्रोफेसर बने, आपने पढ़ाना शुरू किया है। आपने फिर उसके बाद जो तत्कालीन सरकारें आईं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हुए, नेता हुए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हुई। मैं ये बस आपसे जानना चाह रहा था कि जो एक चीज़ जो मैंने अनुभव की वो ये है कि निश्चित रूप से पिछले 11 सालों में इस सरकार के आने के बाद, वर्तमान जो सरकार है, एक जागृति आई है, एक हिंदुओं में एक आत्मगौरव उत्पन्न हुआ है, बहुत से काम बहुत अच्छे हुए हैं। विश्व पटल पे भारत एक बहुत सशक्त रूप से उभर के आया है। बिल्कुल हमारे अलग अलग अगर क्षेत्रों में देखें तो बहुत अच्छा विकास के कार्य हुए हैं, काफ़ी अच्छे, बहुत से अच्छे काम हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो जिसके लिए इतना लंबा एक संघर्ष करना बहुत पड़ा लंबा है, संघर्ष, इतना बलिदान किया लोगों ने, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये तो निश्चित रूप से इसका श्रेय हम देंगे इस वर्तमान सरकार को, देना ही चाहिए भारत भाजपा सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, और जो कुछ और उनके साथ जो अच्छे लोगों ने काम किया। लेकिन क्या ऐसे भी कोई कार्य हैं, क्या ऐसे भी कोई क्षेत्र हैं जो अभी जिनमें काम नहीं हो पाया, जहाँ पे छूट गया कुछ करना, जहाँ पे शायद जिस तरीके के प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हुए? अगर आपको इनको अगर अपनी बात कहनी हो, कोई अगर संदेश पहुंचाना हो, तो वो क्या क्या क्षेत्र हैं, वो किन किन दिशाओं में क्या क्या काम होने चाहिए थे जहाँ पे अभी ये कर नहीं पाए, या कर नहीं पा रहे हैं, या चूक गए, या इनकी दृष्टि नहीं है, या इनका ध्यान नहीं है? आप उस पर थोड़ा बताएं। देखिए, मेरे बचपन में तो, यानी मेरा 46 का जन्म है, और मुझे शायद 54-55 से जो भारत था उसकी याद है पूरी, यानी डेकेड वाइज, 55 से 65 और इस तरह से। तो पहले तो नेहरू जी का काल था। नेहरू जी का काल सेक्युलरिज्म का काल था, सोशलिज्म का काल था, और ये लगभग क्या कहा जाए कि सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ या लैक ऑफ ग्रोथ, जिसको मजाक में के.एन. राज ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा, तो ये चलता रहा लगभग, यानी नरसिम्हा राव के समय तक, आपके 91-92 तक ये चलता रहा। फिर परिवर्तन आया दोनों में, सेक्युलरिज्म में और सोशलिज्म में। धीरे धीरे सोशलिज्म ने देश को दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, और फिर वहाँ से एकदम फ्लिप होना शुरू हुआ। लेकिन वो फ्लिप नोशनल हुआ, कार्यान्वित जो है वो अभी भी नहीं हो पाया है। अभी भी हम सोचते हैं कि सरकार ही करेगी, सरकार के ही क्षेत्र में ये होना चाहिए। ये सही है कि सरकार को बहुत सारे काम हमेशा से कहे हैं कि आप लोक कल्याण में करें, लेकिन वो प्रवृत्ति कि सरकार हर चीज़ पे नियामक होगी, कब्जा करेगी, लोगों को, जनता को, प्रजा को हक कम देगी, इसके अंदर अभी सोचने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारी सरकारें बड़ा ज़बरदस्त टैक्स लेती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बड़ा ज़बरदस्त। भारत के इतिहास में इतना टैक्स कभी नहीं लिया गया। जिन ग्रंथों को आप बुरा भला कहते हैं, स्मृतियों को, वो तो कहती है कि 15% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। तो ये विजन थी कि आप बहुत टैक्स लेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, आप करप्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर सोचना है। तो टैक्सेशन लॉज में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। जितना आप टैक्स ले रहे हैं, जो कितना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है वो तो अलग बात है, लेकिन जितना आप ले रहे हैं उतना शायद लेना ठीक नहीं है। लेना भी ठीक नहीं है, और उसका जो उपयोग होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं बलि चढ़ जा रहा है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की। अच्छा, वो चल रहा है। दूसरे, आपने अपने ऊपर बर्डन ले लिया है। जैसे अब कला की बात कहता हूँ, आप लोगों को ये मौका ही नहीं दे रहे कि वो कलाकार को संरक्षण दें। कलाकार को संरक्षण मिलेगा सरकार से, हमने ये व्यवस्था बना दी। भाई, मैं क्यों नहीं दे सकता? आप मुझे टैक्स बेनिफिट दीजिए ना उस पर। आप एक ऐसा करिए कि मैं अगर अपने 10% देता हूँ तो उसमें मुझे एक मैसिव टैक्स बेनिफिट दीजिए, तो मैं कलाकार को दूंगा। वो CSR इत्यादि प्रोविजंस हैं, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होता है? उसका सबसे ज़्यादा उपयोग तो राजनीतिक लोग कर जाते हैं, कलाकारों को तो नहीं मिलता। संस्थाएं जो हैं, नई संस्थाएं, वो तो नहीं बन रही, शिक्षा की संस्थाएं तो नहीं बन रही। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आवश्यक है कि लोगों को फ्रीडम होना चाहिए। दूसरे, जो हमने सारा का सारा मॉडल बनाया सेक्युलरिज्म का, वो वास्तव में मॉडल है माइनॉरिटी मेजॉरिटी डिवीजन, और ये पूरा का पूरा जो है वो इर्रेशनल है। अब बताइए, जिस देश में 20% आबादी मुसलमानों की हो,
तो वो 20% आबादी माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, किसी के विरोध में नहीं है, किसी से ईर्ष्या में नहीं है, लेकिन बड़ा सीधा सीधा सवाल है। कोई हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही नहीं डिफाइन किया गया है, इसी का कोई विवरण नहीं मिलता कि माइनॉरिटी कौन होगा, 2% होगा, 3% होगा, 5% होगा पॉपुलेशन का। कहाँ की पॉपुलेशन, ज़िले की पॉपुलेशन, स्टेट की पॉपुलेशन, नेशन की पॉपुलेशन, इस पे कोई चर्चा नहीं है और हम चर्चा करने से ही चकते हैं। तो जब तक आप इन समस्याओं का निदान नहीं करते तब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा परिवर्तन है जो होना चाहिए। दूसरा, देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में जो हमारे साधु और संतों का है, हमारे महात्माओं का है। मैं समझता हूँ कि उनके साथ सरकार कभी कोई डायलॉग नहीं। जवाहरलाल जी सोचते थे कि ये लोग तो बात करने लायक ही नहीं। इंदिरा गांधी ने तो संतों के ऊपर गोहत्या आंदोलन के दौरान गोलियां चलवा दी थी। ये सब जानते हैं इस इतिहास को। इस बात को छोड़ भी दें अगर, तो सीधा सीधा प्रश्न है कि जो लोग इस देश के करोड़ों लोगों के ऊपर एक प्रभाव रखते हैं, जिनके आगे करोड़ों लोग श्रद्धा नत होते हैं, आप उन लोगों से कितना डायलॉग करते हैं? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से तो करते हैं निरंतर, उसकी धमकी से आप डर भी जाते हैं। हुआ ना शाहबानो केस में, यही तो हुआ, आपने कानून ही बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी तिरस्कार कर दिया। लेकिन इस देश के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग जितने हिंदू साधु हैं, संत हैं, आचार्य हैं, और उसमें ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े विद्वान नहीं हैं, जानकार नहीं, या शंकराचार्य हो, या शंकराचार्य हमारे नहीं हैं, आप उनके साथ डायलॉग नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ कुंभ होता है, कुंभ में सब लोग इकट्ठे होते हैं। एक बहुत बड़ा मौका है कि उस समय इस देश के ब्यूरोक्रेट्स, इस देश के राजनेता, इस देश के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद 1-2 सीटिंग करें, तो आपको पता तो लगेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह के उपेक्षाएं जो हैं वो व्यापक रूप से सांस्कृतिक उपेक्षाएं, क्योंकि वो आपने बहुत सही बात कही। क्योंकि इस बार हम कुंभ में थे, हमने एक फिल्म भी शूट की, इनफैक्ट वो अभी रिलीज हुई है हमारी फिल्म महाकुंभ के ऊपर। ये हमने भी इसी चीज़ पे हम विचार कर रहे थे कि कुंभ इतना एक विशेष महाआयोजन है। हमारे तमाम साधु संत महात्मा, हमारे जितने विधा के लोग हैं पूरे भारत से, वो सब आते हैं, एक जगह आते हैं। ये कितना उत्कृष्ट समय होता है जब इस तरीके के संवाद हम उनसे स्थापित करते हैं, वार्तालाप हो, बहस हो। क्या बात है, होनी चाहिए। इस बार कुंभ में थोड़ा बहुत ऐसे कार्यक्रम हुए, 1-2 लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम किए थे, लेकिन उनको गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और वो एक मेजर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि कुंभ होगा तो उस पर, अच्छा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस क्यों नहीं वहां जाके वार्तालाप कर सकते? अब जैसे अभी भी वो सबरीमला का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, तो आप वहां जाकर क्यों नहीं ओपन डिस्कशन कर सकते? ऐसे विषयों आप करिए डिस्कशन, उसके ऊपर आचार्यों से करिए, आप उनका व्यू भी जानिए और आप उनसे इंफॉर्मेशन भी लीजिए, परंपरा के बारे में जानिए। तो ये सारी चीज जो है पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, इसमें क्या हानि? तो मैं ये समझता हूँ कि परिवर्तन के लिए जो लोग परंपरा से जुड़े हैं उनको कुछ आवाज तो मिले। आज आप उन्हें आवाज ही नहीं देते। आप क्या चाहते हैं? उन्हें शोकेस करना चाहते, विदेश में ले जाएंगे, उन्हें शोकेस करेंगे कि भाई ये बहुत बड़ी कर्नाटक संगीत की गायिका हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, इनको यूनाइटेड नेशंस में हम 1.5 मिनट के लिए गाने के लिए ले जाएंगे। इस तरह के तो काम हम करते हैं, हमारी सरकारें करती हैं, लेकिन जहां वास्तव हमें वार्तालाप करना है, जहां ये जानना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां हम चूक जाते हैं और उससे सरकार को लाभ होगा। अब आपने पूछा वर्तमान 11 साल का, तो देखिए सबसे बड़ी बात वहीं आती है कि अभी बहुत सारी चीजें बाकी। इसमें कोई शक नहीं कि सन 14 से जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई वो अधिकांश हिंदू सपोर्ट से आई, यानी हिंदू वोट अधिक तादाद में उसको मिला। तो मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हिंदू हित में करनी चाहिए, उनके करने में कोई किसी किस्म का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा, अपीजमेंट नहीं होगा। वो तो किसी के हित में आप करेंगे तो उनके लिए तो सुनेंगे कि जिन्होंने आपको वोट देकर ताकत दी है,
शासन की। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो भारत के मंदिर हैं और कुछ जो बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके धन का आहरण जो सरकारें करती हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आवश्यक है। और इस समय स्टेट लॉज बने हुए हैं जिससे अलग अलग देश के हिस्सों में मंदिरों पे कब्जे हो गए हैं। जैसे दक्षिण के कुछ लॉज हैं, एंडाउमेंट एक्ट्स वगैरह हैं, जिन्होंने मंदिरों पे कब्जे कर रखे हैं। आप उन सबको ख़त्म करके देश के अंदर एक लॉ लाइए मंदिरों के बारे में कि उनका मैनेजमेंट कैसे हो, और उनके मैनेजमेंट का अधिकार सरकार को नहीं है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है। और ये सब मानते हैं कि मंदिर में जो मंदिर का अधिष्ठाता है, स्वामी है, वो देवता है, देवी या देवता जिसका मंदिर है, तो उसी के लिए जो भक्तों ने धन चढ़ाया है, उसी से संबंधित उस धन का व्यय होना चाहिए। उसी से संबंधित रख रखाव हो, पूजा हो, पद्धति हो जो कि चल रहा है, उसी से संबंधित जो शिक्षा है, जो व्यवस्था है, जो कलाएं हैं, उन सब का संवर्धन होना चाहिए। और दूसरी संस्थाएं जो उसी देवता से संबंधित हैं या हिंदू धर्म के लिए उनका प्रयोग होना चाहिए। तो ये लोगों को करना चाहिए। अब ये मानकर कि सब इसमें अव्यवस्था हो जाएगी, ये तो गलत है। जहाँ अव्यवस्था है वहाँ आप अव्यवस्था रोक सकते हैं, लेकिन आप स्वामी तो नहीं बन सकते। आज की तारीख में पब्लिक एक्सचेकर में जो मंदिर का पैसा चला जाए, और फिर ये कितना घोर अन्याय है कि आप हिंदू का पैसा तो ले लेते हैं, आप किसी चर्च का या किसी इस्लामिक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन का पैसा तो नहीं छू। तो ये तो ओपनली आप भेदभाव कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि हम सेक्युलर सरकार है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज को बहुत दिन तक उपेक्षित किया जाएगा तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, खतरनाक होंगे, बिल्कुल खतरनाक होंगे। क्योंकि ये आवाज़ अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं मुखर हो रही है और लोगों में व्याकुलता बढ़ रही है, आक्रोश बन जाएगा, वो आक्रोश बन जाएगा। देखिए, वैसे भी अनादिकाल से ये हमारी परंपरा रही कि मंदिर वो कला के, साहित्य के और संगीत के, गुरु शिष्य परंपरा के ये इसके केंद्र रहे थे, बने इसीलिए थे। और वो हमें बस उसी परंपरा को फिर से जागृत करना है, प्रतिष्ठित करना है। कुछ इसमें अलग तो करना नहीं है। आप हमारे हर मंदिर में देख लीजिए, परंपराएं थी हमारे यहाँ। संरक्षण जो है प्रधान कर्तव्य माना जाता था, और हिंदू जो पैसा वो इसीलिए देते ही थे कि उनके कॉजेज में लगे, बिल्कुल उनकी संस्कृति के संरक्षण में लगे। बिल्कुल। आप क्या राय देना चाहेंगे अगर आपसे पूछे हम हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये जैसा कि आपने कहा कि कंफ्यूज्ड है ये लोग, बिल्कुल कंफ्यूज, ये इनको ये नहीं मालूम कि इसको करें कि ना करें, करें तो कैसे करें, कहीं ऐसा ना हो कि इसका कुछ और परिणाम आ जाए या चीज़ें जो है डेलिकेट बैलेंस से हट जाए, ये सब जो है इन सब चीज़ों में। लेकिन अगर आपसे हम पूछना चाहें कि अगर इनको ये करें, अगर ये करना चाहें तो वो कैसे करें, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now back to your experience. जय श्री राम। इसके ऊपर बहुत अच्छे लोगों ने बहुत विचार किया है। दक्षिण के एक कार्यकर्ता ही कह लीजिए, भक्त कार्यकर्ता टी.आर. रमेश, उन्होंने बरसों इस विषय का अध्ययन किया है, इस पे मुकदमे लड़े हैं और वो आजीवन ये काम करते आए, और कई मॉडल लोगों ने बना के दिए। क्योंकि भारत में कई प्रकार के मंदिर हैं, कुछ बड़े प्राचीन परंपराओं को लेकर चल रहे हैं मंदिर, जैसे तिरुपति हुआ, गुरुवायूर हुआ, पद्मनाभ का हुआ, तो उनके लिए एक प्रकार की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, किसी भी मंदिर में कुछ इसेंशियल चीज़ें होती हैं, बहुत अनडिफाइंड नहीं होती। सबसे पहली तो कि देवता की जो उपासना और पूजा की पद्धति है वो आगम शास्त्र के अनुसार हो, वो करी जाए, तो वो सभी जानते हैं, उसके लिए विद्वान हैं। तो अगर हर मंदिर का एक इंडिपेंडेंट न्यास बनता है और उसमें अलग अलग विषयों के विद्वान रखे जाते हैं, कलाकार रखे जाते हैं, तो वो चल सकता है। उनको पूरी अथॉरिटी दीजिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, वो इंडिपेंडेंट हो, और फिर भी अगर उनके अंदर कोई अव्यवस्था होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो सरकार को हमेशा अधिकार है कि वो हस्तक्षेप करे, लेकिन आप उनको स्वायत्तता तो दीजिए। अब मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ब्रिटिश पीरियड में
एक लालच था सरकार का कि हम इनको धन इनके पास नहीं रखने देंगे। आधुनिक सरकारों में वही लालच, और आज बहुत सी जगह पूरी ब्यूरोक्रेसी चलाती है मंदिर को सरकार के नाम पर, और उसका धन किस तरह से जा रहा है वो हमें नहीं पता। कहाँ जा रहा है? पब्लिक एक्सचेकर में तो जाना ही नहीं चाहिए। तो ये तो एक प्रकार का सेक्युलर जजिया है जो हिंदू दे रहा। तो कितने दिन तक सेक्युलर जजिया देंगे आप? और तमिलनाडु में तो सबसे बड़ी अव्यवस्था है। तमिलनाडु की हालत, जहाँ की सबसे बड़े और सबसे भव्य मंदिर है, वहाँ तो बहुत दुर्दशा है। सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं कि जिनमें शायद कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर शाम को आरती करता हो, दीपक जलाता हो। तो बड़ी विपन्नता की स्थिति है। और ये भारतवर्ष के इतने वर्षों बाद, लगभग 80 वर्षों बाद आज़ादी के ये हालत है। तो ये तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, सबके लिए। तो इसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती, और विशेषकर ये इस समय की जो सरकार है कुछ नहीं कर सकती, ऐसा मानना तो बहुत कठिन होगा। बहुत कुछ कर सकती, केवल ध्यान देना होगा। और ये उनके राजनीतिक हित में भी, इससे राजनीतिक लाभ ही है, नुकसान तो नहीं। क्या डर लगता है कि क्या डर है, इनको क्यों नहीं करना चाहते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, चूँकि मैं बहुत वरिष्ठ लोगों से वार्तालाप इस पे कर चुका हूँ, बहुत वरिष्ठ लोगों से, मुझे लगता है उन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा है। उनका नज़रिया है हो जाएगा, कभी ना कभी कुछ होगा, हाँ कर लेंगे। लेकिन कितना आवश्यक है जल्दी से जल्दी उसको करना, ये बात की समझ नहीं। बहुत सही कहा, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ये विस्फोटक स्थिति जो है धीरे धीरे बनती जा रही है, और ये आगे जाके फिर इसके लिए करना, एकदम अचानक कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या ये भी रीजन है इसमें, इनको ये डर है कि कहीं जो मुस्लिम्स हैं वो ऑफेंड ना हो जाए इसको? नहीं, मैं नहीं समझता कि उनके मन में कोई इस प्रकार का भाव उठ सकता है। वो बात दूसरी है कि जब पब्लिक एक्सचेकर में पैसा जाता है और जब पब्लिक के ऊपर खर्च होता है, तो जो मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है वो भी उसका लाभ लेती है, और बहुत सारी मुस्लिम बेनिफिट की स्कीम्स के अंदर मंदिरों का पैसा खर्च होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे तो बहुत अधिक तादाद में हिंदू तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है राजनीति का। यू आर नॉट ए लूजर, यू आर ए गेनर। तो मुझको तो कोई ऐसा रहस्य नहीं नज़र आता। बस ये है कि इस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है, और कुछ लोग जो शीर्षस्थ हैं वो ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा और क्या क्या आपको लगता है कि बिंदु हैं जिन पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है? देखिए, एक चीज़ तो नहीं है, चीज़ें तो अनेक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी बातों में हमें अपनी संस्कृति के विकास की ओर ध्यान देना। बहुत छोटी छोटी सी बात है। जैसे एक मेरा सुझाव है, सरकार कंपलसरी कर दे कि हफ्ते में 2 दिन आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे अपने प्रदेश के वस्त्र पहन। अगर आप आसाम से हैं, दिल्ली में काम करते हैं, आसाम के हैं, तो आप आसाम की ड्रेस पारंपरिक जो वेशभूषा है उसमें, मर्द भी और औरत भी। बहुत सही। अब उससे क्या होगा, 2 दिन जाएंगे तो उन वस्त्रों का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो जो मजदूर है उन वस्त्रों के उत्पादन में लगा हुआ, उसको लाभ होगा, और उस दिन सारे दफ्तर में पता लगेगा कि भारत में क्या क्या आप पहनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। जिस तरह से मोदी जी ने सफाई के लिए इतना प्रयास किया और उसको इतना, स्वच्छता को इतना महत्व दिया, और उसके बड़े अच्छे परिणाम भी निकले, इस तरह से आप कीजिए। अब ये अपनी संस्कृति को, फिर एक बहुत बड़ा और उदाहरण कारण है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर केवल सरकार को ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे संत समाज को बहुत ध्यान देना है, आचार्यों को ध्यान देना। हमारे जितने भी संस्कार हैं, रिचुअल्स हैं, इनकी दुर्दशा होती है। ये कैसे किए जाए, ढंग से किए जाते हैं या नहीं किए जाते, आधे अधूरे किए जाते हैं, अशिक्षा से किए जाते हैं, इसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी। आज विवाह जैसा जो संस्कार है वो सिर्फ एक धक्कम पेल, एक फोटो ऑप बना दिया गया। उसके अंदर कोई गंभीरता नहीं है। आप लड़के लड़कियों पे छोड़ देते हैं, भाई जैसे तुम्हें शादी करनी हो करो, जितना नाचना है, कूदना है, जो जितने कपड़े बनवाने हैं, जितनी फोटोएं खिंचवानी है, वो ड्रोन से फिल्म बनवानी है, ये सब करो। एक अच्छे आचार्य या पंडित को लाकर जो विवाह पद्धति होती है, जो घंटे या 1.5 घंटे का संस्कार होता है, उसमें क्या मंत्र बोले जाते हैं, उनका क्या अर्थ है, वो आप नहीं समझाते। वो जो नव विवाहित होते हैं
वो उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, ख़त्म करो। तो हर चीज़ को हमने ट्रिवियल बना दिया। समाज में हम उसको एक बहुत बड़ा आडंबर बनाए हुए हैं। बहुत बड़ा भोज होगा, बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज होगी, तो उसका जो वास्तव में प्रयोजन है एक संस्कार का, वो तो हम रखें। नामकरण संस्कार कितना है, जो हमारे लगभग 16 संस्कार हैं, तो उसमें से आप 3-4 भी जो करें तो वो अच्छे ढंग से करें। आप जो आचार्य आपके बेटे का विवाह कर रहा है, उसको तो आप शायद 10,000 रुपये भी नहीं देना चाहते, और आप एक तंबू के ऊपर 10 लाख खर्च कर देते। तो ये एक विकृति नहीं है तो क्या है? ऐसा तो नहीं है कि पढ़े लिखे अच्छे मिलते नहीं हैं आपको विवाह संस्कार कराने वाले पंडित। आप पैसे देंगे तो और पैदा हो जाएंगे, पौरोहित्य के जानने वाले और आ जाएंगे, अच्छे लोग उसमें जाने लगेंगे। तो ये एक नहीं अनेक चीज़ें हैं जो हमारे संस्कृति के लिए, उसको प्रफुल्लित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। और देखिए हमारे देश में इतनी चीज़ें अभी भी जिंदा हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। जो हिंदू विवाह संस्कार है वो इतना सुंदर है, इतना गंभीर है, उसके अंदर जो शब्द बोले जाते हैं वो इतने जीवन भर साथ देने वाले होते हैं जो और कहीं नहीं होते, जो किसी इस्लामिक रिचुअल में फॉर मैरिज या क्रिश्चियन रिचुअल में नहीं होते। ये तो पूरी पद होती है, उसका हमको समझना चाहिए अब मर्म क्या है, अर्थ क्या है, और ये हमको मिला है, अब इसको हम बर्बाद कर रहे हैं। आज शादी जो है वो एक सर्कुलेशन ऑफ मनी उसका पर्पज होगी, तो संस्कृति तो ऐसे ही बर्बाद होती है। सर्कुलेशन और एग्जीबिशन ऑफ मनी है। अब क्या कहूँ, वो एक बड़ी प्रसिद्ध शादी हुई थी मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया है पूरा। मेरा एक पॉडकास्ट है, अच्छा मेरी यूट्यूब चैनल पे है। ये चीज़ें सोचने की हैं। मतलब उस शादी में आशीर्वाद देने प्रधानमंत्री से लेकर शंकराचार्य तक गए, तो ये क्या दिखाता है कि धनवान जो है वो उंगलियों पे सबको नचा सकता है। तो ये तो दयनीय स्थिति है देश की। बिना सोचे समझे ये सब काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार जब तक बड़ी गंभीरता से अपनी सांस्कृतिक विरासत को दोबारा जागृत करना हम नहीं चाहेंगे, उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, तब तक देश में ये संकट मंडराता रहे। और सबसे बड़ा कारण इसका है कि हिंदू समाज में उपभोगवाद बहुत बढ़ गया। देखिए ये देश है जिसमें संयम, तप, दूसरों के लिए परोपकार, इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। और आज हिंदू समाज की स्थिति है कि जितना हम धन इकट्ठा कर सके, जितना उसका प्रदर्शन कर सके, जितना उपभोग कर सके, जितना कंज्यूमरिज्म कर सके, उतना अच्छा है। और सरकारें भी उस ओर जा रही हैं। हमारी जो तीर्थ स्थलों की दुर्गति हो रही है, तो वो भी इसलिए कि सरकार सोचती है कि यहाँ फुटफॉल बढ़ जाए, बाकी क्या हो क्या नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं कि असंभव है इनको करना, लेकिन इनके बारे में सोच विचार नहीं हो रहा, प्रायोरिटी नहीं। वो क्यों नहीं है ये अभी तक समझ में नहीं है, और उससे समाज हमारा दुर्बल होता जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी आशावान, मैं सोचता हूँ कि परिवर्तन होगा, अच्छी दिशा में होगा। वो तो निश्चित रूप से होगा। बस आखिरी प्रश्न मैं इसी से जुड़ता हुआ बस ये पूछना चाहूँगा, पूरा विश्व हम कहेंगे कि एक नाजुक एक काल से गुजर रहा है, बहुत संपूर्ण विश्व है, बिल्कुल बड़ी उथल पुथल हर जगह मची है। कई देशों में आपस में युद्ध चल रहा है, कई जो सामाजिक ढांचे हैं कई देशों के वो बिखरते और टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत के सामने वर्तमान में और आने वाले भविष्य में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं? देखिए भविष्य क्या होगा ये तो मैं कुछ अधिक कह नहीं सकता, लेकिन जो इस समय खतरे मंडरा रहे हैं, रशिया और यूरोप में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है 4 साल से, और मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म होगा। उससे दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, और अमेरिकन पोजीशन डाउन होती जा रही है। अमेरिका के पतन के बारे में हम प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि भारतवर्ष के लाखों लोग वहाँ जाकर बस गए हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका में लोगों की बुद्धि चल रही है, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के हों, लक्षण अच्छे नहीं हैं, वो अवनति की ओर हैं, और वो यूरोप में लड़ाई को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे सारी आर्थिक स्थिति दुनिया की बदल रही है और बदल जाएगी, और ऐसा लगता है कि चीन, जापान और अफ्रीका, इनको एक नया रोल मिलेगा, नया परिवर्तन होगा। और मैं समझता हूँ कि भारत को ये एक नया गुट बनाना पड़ेगा, या जैसे तैसे हर तरफ से बचकर, अपने आप को हर तरफ से पल्ला बचाकर
जीवित रहना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो हमारे लिए बहुत गंभीर है, चैलेंजेस हमारे लिए बहुत बड़े हैं और उनको हमें सामना करना पड़ेगा। और मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि शायद हमें कुछ युद्ध भी लड़ने पड़ेंगे। हम सोचते हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो होगा, क्योंकि जब इतनी उथल पुथल हो रही है तो आत्मरक्षा के लिए तो आपके ऊपर कोई चैलेंज आ ही जाएगा। केवल पाकिस्तान से नहीं, केवल अफगानिस्तान से नहीं, केवल चीन से नहीं, और जगह से भी आ सकते। इस समय बहुत ही नाजुक हालात। एक जैसे एक पोलराइजेशन तो हो ही रहा है विश्व में, वो दिख रहा है होते हुए, और उसमें हम चाहें ना चाहें लेकिन हम तो उसमें फंसे हुए हैं, भंवर में उस भंवर में। बिल्कुल। एक जो बहुत बड़ी, एक जो पूरे विश्व के सामने जो प्रॉब्लम है इन सब के साथ साथ, जिसने पूरे यूरोप को बड़ी बुरी तरीके से अपना ग्रास बनाया है, प्रभावित किया है, विश्व के अन्य देशों में भी, वो है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की। और भारत में जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद, पहले भी होता था, स्वतंत्रता के बाद भी मुस्लिम अपीजमेंट अनवरत चल रहा है। आप इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए, अगर समानता की बात की जाए तो आज ये कहना पड़ेगा हिंदू समाज को कि हम आपको विशिष्ट या अति विशिष्ट रूप से नहीं देख सकते। समानता का मतलब है कि आप हमारे जैसे हैं, आप जो हैं वो हमसे ऊंचे नहीं हैं, सुपीरियर नहीं हैं। तो इस किस्म के धार्मिक विचारों को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सिखाया जाता है कि इस्लाम जो है वो सबसे ऊपर है। तो इन मान्यताओं को हमें चैलेंज करना पड़ेगा, और बड़े स्पष्ट रूप में चैलेंज करना पड़ेगा। फिर ये भी चैलेंज करना पड़ेगा कि आप अपने समाज में स्त्रियों को कैसे देखते हैं। आप अपने देखिए, हमने बचपन से हिंदू समाज का क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना सुनी है। हम बड़े ही हुए हैं सुन सुन के कि ये दोष था, ये दोष था, ये दोष है, अभी ऐसा है। अब बचपन में हमने सुना ही कि पर्दा मत करो, ये पल्लू डालना ठीक नहीं है, घूंघट जो है वो एक, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि बुर्का जो है वो गलत है। तो आज वो परिस्थिति आ गई है कि आपको कहना पड़ेगा कि भाई दो कानून नहीं हो सकते, एक ही कानून। अच्छा एक के लिए जो है वो दूसरे के लिए भी अच्छा है। अब इस बात पे फैसला कर लें, मान लें। इस तरह से पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के साथ होगा। ये सिर्फ बात आतंकवाद की नहीं, आतंकवाद के लिए ऊपर तो कोई बहस की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल, वो तो डिसाइडेड है। लेकिन ये इन चीजों के ऊपर बहस की, जिनसे हम कतराते आए, 70 वर्ष 75 वर्ष से हम कतराते आए, और हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वो सारा जो सेक्युलरिज्म का खेल खेला गया वो यही था, दैट ऑल मेन आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो हमने कुछ को मोर इक्वल बना दिया, तो मोर इक्वल से आपको इक्वल बनाना, ये तो करना ही होगा, और ये होगा ही, हो रहा है, शुरू हो गया है। इसको इंटेलिजेंटली, डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा, बट करेजियसली करना पड़ेगा। और यूरोप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके बारे में मुझे संशय है। भारत तो फिर भी कर लेगा, क्योंकि भारत इस समस्या के साथ 1200 साल से लड़ रहा है। यूरोप भी लड़ चुका है एक बार, लेकिन बहुत पहले है। हाँ, तो ये बड़े मुद्दे हैं। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों का समावेश किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जी हाँ। इसके ऊपर ये क्या विचार हैं आपके? क्या इसको निकालना चाहिए? बिल्कुल, इसका संशोधन कर देना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में कई परिवर्तन की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जितने भी हैं, राइट टू एजुकेशन है, उनके अंदर आमूल चूड़ परिवर्तन होना चाहिए। वो नहीं चल सकते, वो देश के लिए घातक है। अभी तक ये हो नहीं जाना चाहिए था। हाँ, वो तो फिर वही बात, आपने जो प्रश्न उठाया ये तो, लेकिन अभी इसकी चर्चा ही नहीं हुई है ना। चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हाँ, नहीं, ओपनली नहीं है कि देखिए, जैसे अब 25 कहता है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो प्रोपोगेट रिलीजन का क्या अर्थ है, आपको क्लियर करना पड़ेगा, नॉट टू कन्वर्ट बाय एल्योरमेंट और अनफेयर मीन्स, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट तो आवश्यक है ना। फिर 28 के अंदर जो सबसे बड़ा अंतर्घात हुआ हिंदू समाज के साथ, वो 28 में का जो आर्टिकल 1 है, सेक्शन 1, वो कहता है कि any institute wholly or partly funded by the state cannot impart religious instruction। तो आपने हिंदू ग्रंथों को तो पढ़ाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो फिर एंटी सेक्युलर एक्टिविटी हो जाती। जबकि आर्टिकल 30 में आपने उन्हें पूरे राइट्स दिए
कि वो अपने इंस्टीट्यूशन बनाए, जो चाहे वो पढ़ाए और अपने धर्म को प्रोपोगेट और करें। अपने धर्म को प्रोपेगेट करें। वो अकॉर्डिंग टू 25 में आपने प्रोपेगेट का मतलब राइट टू कन्वर्जन भी दे दिया। बिल्कुल दे दिया। ये बहुत घातक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और ये जो हमारा जितना आज विमर्श हुआ, जितनी परिचर्चा हुई, इसका मूल ये है कि इसके चलते हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे जो अद्भुत महान शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे स्तंभ हैं हमारी संस्कृति के, सभ्यता के, उनको हम उनके विषय में बता नहीं पाए, ला ही नहीं पाए। और हमने पाप किया है क्योंकि हमने पीढ़ियों को विमुख कर दिया और हमने उनके मन में एक ग्लानि पैदा कर दी जी कि इनको पढ़ना जो है वो दकियानूसीपन है। ये जो हमने दुभांत किया कि एक माइनॉरिटी का जो प्रोविजन है वो उनका धार्मिक कर्म है, हाँ, और दूसरे का जो है वो उनका दकियानूसीपन है। तो ये इसका परिणाम यही हुआ, जैसा आपने कहा ना, कि जो पीढ़ियां उससे निकली पढ़ के, उस शिक्षा व्यवस्था से, उनके अंदर कोई आत्मगौरव नहीं रहा, उनको अपनी संस्कृति का, आत्मग्लानि हो गई। आत्मग्लानि, जी बिल्कुल। यू आर अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। और इसकी वजह से भी हमारी संस्कृति का बहुत क्षरण हुआ है। बहुत क्षरण, बिल्कुल भयंकर क्षरण हुआ है, भयंकर, और अभी चल रहा है, और ये चल रहा है अभी भी। उसी को रिवर्स करना है। अंत में प्रोफेसर गुप्त, अगर बस हम ये पूछें कि बहुत सी अब ये लोग चर्चा कर रहे हैं, आवाज़ उठ रही है हिंदू राष्ट्र को लेके, आपके क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र कितना आवश्यक है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना? देखिए, पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र है ही। जब यहाँ 80% हिंदू हैं तो ये हिंदू राष्ट्र। अब सवाल उठता है कि आप इसे घोषित करें या ना करें। तो इसे घोषित करना न करना ये इस पर आधारित होगा कि आप अब नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना। अगर आप 25 से 30 आर्टिकल जो हैं आप उनको बदल देते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। फिर उसी के हिसाब से 16 और 22 और कई जो हैं फिर एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो आप एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे परिवर्तन करके जब लाएंगे, तो ये जो डिमांड उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, ये वास्तव में क्या डिमांड है? सोचिए, ये सिर्फ डिमांड ये है कि हिंदू को आप इक्वल कर दो। बिल्कुल, हिंदू इतना अनइक्वल हो गया है कि आप उसे इक्वल कर दो। तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि आप उसे घोषित कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र या नहीं। अरे हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। हम 80% हिंदू हैं, इस देश में रहते हैं, तो हम मेजॉरिटी हैं, और यहाँ कोई दूसरा क्रिश्चियन या इस्लामिक राष्ट्र तो घोषित कभी हो नहीं सकता, या वो फॉलो नहीं हो सकता, और हम उसमें भी परिवर्तन चाहते हैं। हमें शरिया स्वीकार नहीं है मुसलमानों के लिए भी उस दकियानूसीपन से जैसा कि वो चलता आ रहा है। आपको उसे आधुनिक करना पड़ेगा। जब मैंने अपने मनुस्मृति को आधुनिक कर लिया, जब मैंने कहा कि स्त्रियों को अधिकार होगा पिता की संपत्ति में, तो इस्लाम के मानने वालों को क्या तकलीफ? मैं इक्वल का मतलब यही कह रहा हूँ। मैं इक्वल का मतलब ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ अधिक दीजिए और किसी से कुछ छीन लीजिए। तो ये समस्या वास्तव पे ये है, ये डिमांड जो है हिंदू राष्ट्र। क्योंकि आप कल को एक लाइन लगा देते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो क्या ये आर्टिकल बदल गए? उससे बदलना तो इन आर्टिकल्स को है आप। और इसमें किसी का तिरस्कार नहीं है। इस्लाम को, इस्लाम के मानने वालों को या क्रिश्चियनिटी के मानने वालों को कुछ कम अधिकार तो नहीं दिया जा रहा, बल्कि हिंदुओं को समान अधिकार दिया जा रहा है। केवल समान अधिकार देना है। बहुत सही कहा आपने। किसी से छीनना कुछ नहीं है, बल्कि जिससे छीना है आपने उसे देना है। ये न्याय है। ये न्याय है, और क्या। और अगर आप समझते हैं कि आपके बहुत पुराने कानूनों में कोई परिवर्तन आपके वजूद को छीनना है, तो शायद अब इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये छीनना नहीं है, सिर्फ आधुनिक दुनिया में जीना है, और वो ऐसा दुनिया करेगी ही। उसको जितनी जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतना ही अच्छा है। मान लीजिए कि अगर हिंदू कहते कि नहीं, पिता की संपत्ति में नहीं होगा बेटी को अधिकार, तो कितने दिन तक वो ये कहते रहते? क्योंकि अब आपने एक नई व्यवस्था बनाई है, और भारत की परंपरा है कि स्मृति के अंदर परिवर्तन होता है, आचार में परिवर्तन होता है, एक्सेप्टेबल। तो अगर मुझे एक्सेप्टेबल है तो दूसरे को क्यों नहीं? बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और एक बड़ी अच्छी सेशन हुई, बहुत अच्छी हुई। और मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास भी है, जो हमारे सिस्टम में और हमारे सरकार में शीर्षस्थ लोग जो बैठे हैं, वो आपकी इन बातों को सुन के निश्चित रूप से उनमें बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा, उससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। नहीं, वो अमल करेंगे। मैं अपने लिए तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जैसी बात मैं कह रहा हूँ, जिस अभिप्राय को मैं रख रहा हूँ,
अब देश में लाखों लोग उसको कहने लगे। बहुत सही कहा आपने। तो लाखों लोगों की आवाज़ तो सरकार को सुननी पड़ेगी। बहुत सही कहा आपने। बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। प्रणाम। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है। ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Prachyam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.